बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 नवंबर 2025 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। खबरदार इसराइल अल-कुद्स से मस्जिद अक्सा पर कब्जा न करना। अमरीका ने पहली बार इसराइल पर खतरनाक बम गिरा दिए हैं। अमरीका का गुलाम इसराइल बन चुका है। नेतन्याहू ने इसराइल को जवाल में धकेल दिए है। इसराइली अवाम तप चुकी है। दूसरी तरफ नेतन्याहू का धड़न तख्ता होने जा रहा है। नेतन्याहू का इक्तिदार खत्म होने जा रहा है। अवामी सर्वे सामने आ रहे हैं और अंदरूनी तौर पर इसराइल खाना जंगी और बदतरीन सियासी इंतशार में मुब्तला हो चुका है। और फिर नाज़रीन किराम, गजा पर इसराइल के हमले नहीं रुके हैं। अमेरिका ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर ट्रंप के प्लान को खराब किया गया तो कीमत अदा करना पड़ेगी। यह हेडलाइंस है, इनकी तफसीलात और डिटेल्स अभी आपके सामने आ रही हैं। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम अपडेट्स और खबरें मिलती रहें, ताकि आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहे और कायम रहे। आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि अमेरिका और इसराइल अंदरूनी तौर पर एक बदतरीन किस्म के इंतशार में मुब्तला है। यानी ज़ाहिरन अमेरिका ने बहुत सपोर्ट किया इसराइल को, लेकिन हैरानकुन तौर पर कई मामलात में अमेरिका और इसराइल दस्तो गरेबा हो चुके हैं। पहले आप ये खबर देखें जो इस वक्त मेरे सामने है। खबर द यरूशलेम पोस्ट में नशर हुई है। खबर के अंदर यह लिखा गया है कि पॉसिबल ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन गजा डॉक्यूमेंटेड इन क्लासिफाइड यूएस रिपोर्ट सोर्सेस टेल WAPO वॉशिंगटन पोस्ट। यानी मतलब यह है कि अमेरिका की महकमा खारजा के पास, यानी अमेरिका की वजारत खारजा के पास ऐसे दस्तावेजात हैं या ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे दस्तावेजात हैं जिनसे यह साबित होता है कि इसराइल ने गजा में इंसानी हुकूक पामाल किए हैं, जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। आज तक अमेरिका इसराइल को गजा में नस्ल कुशी का जिम्मेदार नहीं समझता है और अमेरिका की तरफ से, ट्रंप हुकूमत की तरफ से और जो बाइडेन हुकूमत की तरफ से यही कहा जाता रहा है कि इसराइल को लड़ने का हक है, अपने दिफा का हक है, उसने कोई गजा में वायलेशन नहीं की है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की, UN सिक्योरिटी काउंसिल की, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की और दुनिया के दीगर ममालिक की मुसद्दिका रिपोर्ट्स हैं कि गजा में निहत्ते लोगों को टारगेट किया गया। 20,000 से ज़ायद बच्चे गजा के शहीद किए गए और ज़ख्मी जो हैं उनकी तादाद 1.5 लाख से ज़ायद है। 10,000 लोग लापता हैं, 70,000 लोग शहीद हुए हैं। मजमूई तौर पर गजा की 90% इमारतें तबाह हुई हैं। कोई अस्पताल नहीं बचा, कोई स्कूल नहीं बचा, कोई कॉलेज नहीं बचा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बची, कोई मस्जिद तक नहीं बची है। ये वो मजालिम हैं जो आज 21वीं सदी की तारीख में कहीं नहीं दोहराए गए, जो गजा के अंदर दोहराए गए हैं। तो पूरी दुनिया इस पर मुत्तफिक है, लेकिन अमेरिका ये बात नहीं मानता था। लेकिन आज इजरायली अखबार द यरूशलेम पोस्ट और वॉशिंगटन पोस्ट की मुश्तरका रिपोर्ट में एतराफ़ हुआ है कि अमेरिका के अंदर कुछ ऐसी दस्तावेजात हैं जिसमें गजा में इंसानी हुकूक की वायलेशन के मुर्तकिब इसराइली फौज को और इसराइल को करार दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि अमेरिका और इसराइल में लड़ाई कहां तक पहुंची हुई है। इसके अलावा जो आज की मेरे सामने एक और बड़ी खबर है, बुनियादी तौर पर यह एक सर्वे है जो इसराइल के अंदर हुआ है और यह सर्वे द टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर नशर हुआ है। द टाइम्स ऑफ इसराइल में यह बात लिखी गई है कि 2/3 इसराइली ये बात समझते हैं कि इस वक्त गजा के मसले पर इसराइल को अमेरिका की तरफ से डिक्टेशन मिल रही है। यानी आप यूं कह लें कि अगर इसराइल की आबादी 80 लाख है तो इस 80 लाख में से अक्सरियत की यह राय है, यानी 50-60 लाख की राय यह है कि इसराइल अमेरिका की एक मातहत ताबे गुलाम स्टेट बन चुकी है और जो अमेरिकी हुकूमत हुक्म देती है उसको मानने का इसराइल पाबंद हो चुका है। और ये इसराइल के लिए बड़ी तबाही की बात है कि वो इसराइल जो एक आज़ाद इंडिपेंडेंट स्टेट था, सॉवरन स्टेट थी, जिसको बनाने वालों ने कहा था कि हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, आज वो अमेरिका से डिक्टेशन ले रहे हैं। ये इस द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट में लिखा गया है। यही नहीं नाज़रीन किराम, एक बहुत बड़ी धमाकेदार तहलका खेज रिपोर्ट आज सामने आई है जो बुनियादी तौर पर एक इंटरव्यू है जो द यरूशलेम पोस्ट इसराइल के नेतन्याहू हुकूमत के करीब नुमाइंदा अखबार और मीडिया नेटवर्क की तरफ से सामने आई है, जिसके अंदर यह बात लिखी गई है कि लिंडसे ग्राहम टू पोस्ट एनेक्सेशन वुड कॉस्ट इजराइल यूएस सपोर्ट टू स्टेट द ओनली सोल्यूशन। कि ये जो अमेरिका का सेनेटर है लिंडसे ग्राहम, ये ट्रंप का बड़ा करीबी दोस्त है और ये प्रो इजराइली है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि ये है तो
इस मसीही, खुद ये क्रिश्चियन है, लेकिन ये इसराइल को इतना सपोर्ट करता है। अरब दुनिया में सऊदी अरब के साथ, यूएई, कतर, कुवैत, तमाम अरब स्टेट के साथ इसके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और ये मशरिक़ वस्ता के मामले पर ये इसराइल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता रहा है। इस अमरीकी सेनेटर ने आज इसराइल को खबरदार किया है कि जो इसराइल जो एनेक्सेशन करेगा, इससे अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात ख़राब होंगे। यानी अगर इसराइल ने वेस्ट बैंक पर, यरूशलेम पर, अल-कुद्स पर, मस्जिद अक्सा के इलाकों पर कब्जा किया और उसको इसराइल में जम किया, तो इसका नतीजा यह होगा कि अमेरिका और इसराइल में ताल्लुकात ख़त्म हो सकते हैं और अमेरिका और इसराइल में बड़ी तबाही आ सकती है। इसलिए बेहतर बात यही है कि दो रियासती हल की तरफ जाना चाहिए कि फ़लस्तीन की रियासत को भी आज़ाद करके फ़लस्तीनियों को भी हुकूक दे दिए जाएं और इसराइल को भी एक तरह से ज़मानत मिल जाए कि वो फ़लस्तीन के साथ रह सके। ये बात अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने की है, जो हमेशा इसराइल को सपोर्ट करता रहा है और जो हमेशा अरब मुल्कों को भी इसराइल के साथ दोस्ती पर मजबूर करता रहा है। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल बहुत बुरी है अमरीका के अंदर, क्योंकि ये जो अल-कुद्स है, यरूशलेम जिसे हम कहते हैं, अल-कुद्स और यरूशलेम ये मुक़द्दस तरीन शहर है। ये सिर्फ मुसलमानों के यहाँ मुक़द्दस नहीं है, इसे मसीही बरादरी भी मुक़द्दस मानती है और यहूदी भी इसको मुक़द्दस मानते हैं। हालांकि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल-कुद्स शहर में दाखिल हुए थे और उस वक्त जो मसीहियों के चर्च या इबादत गाहें थीं, उनको उनमें खुली इजाज़त दी गई थी कि वो उसमें इबादत करें, अपने चर्चों में रहें, अपने घरों में रहें। यानी यरूशलेम सिटी में जिस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आमद हुई थी, तो उस वक्त ईसाइयों को, मसीहियों को, क्रिश्चियंस को खुली इजाज़त थी कि वह अपने घरों में रहें, अपनी इबादत गाहों में रहें और इबादत करें। यहाँ तक कि यहूदी जो उस ज़माने में बसते थे उनको भी यही इजाज़त थी। लेकिन आज इसराइल के अंदर जो हुकूमत कर रहे हैं लोग, वो मसीहियों पर भी जुल्म करते हैं और मुसलमानों पर भी जुल्म करते हैं। मसलन आज भी खबर है कि वेस्ट बैंक में एक टीनेजर फ़लस्तीनी था, उसको गोली मार कर कत्ल कर दिया गया है और रोज़ाना फ़लस्तीनियों को दहशतगर्दी के नाम पर वेस्ट बैंक के इलाकों में पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, उनके घरों को डिमोलिश किया जाता है और फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं, इल्लीगल सेटलमेंट्स हैं, वो बनाई जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो इसराइल कर रहा है, ये माजी में नहीं हुई हैं। और आप जानते हैं कि अगर वो 87 साल दौर निकाला जाए जो सलीबियों ने जब अल-कुद्स पर कब्ज़ा किया था, और इसके अलावा जो इसराइल 1948 से लेकर अब तक, या 1919 से जब बरतानिया का कब्जा था उस वक्त से लेकर अब तक, ये जो 200 साल हैं फ़लस्तीन के, इनको निकाल दिया जाए तो हमेशा मुसलमानों की हुकूमत रही है फ़लस्तीनी इलाकों पर और वहाँ पर बसने वाले ईसाई और यहूदी खुशी से रहते रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, अमेरिका ने खबरदार कर दिया है कि 2 स्टेट सोल्यूशन ही ऑप्शन है। हम फ़लस्तीन की रियासत यानी अल-कुद्स वगैरह पर कब्जा करने नहीं देंगे। ये क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि इससे बहुत बड़ी तबाही आएगी। तबाही क्या आएगी कि अरब रियासतें अमेरिका के साथ और यूरोपीय रियासतों के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। वैसे भी पूरा यूरोप इस वक्त फ़लस्तीन की रियासत के क़याम के हक़ में है, जैसा कि फ़्रांस ने, बरतानिया ने, कनाडा ने, इटली ने, यूरोप के दीगर मुल्कों ने तस्लीम कर लिया है कि फ़लस्तीन की रियासत है और फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीनों में रहने का हक़ हासिल है। अब यहाँ पर एक और ख़बर भी देख लें कि फ़लस्तीन का एक मशहूर तरीन सियासी कैदी है जिसे मरवान अल-बरगूसी कहा जाता है। इसराइल इसको सबसे बड़ा दहशतगर्द कहता है और ये फ़तह तहरीक जो महमूद अब्बास की फ़लस्तीन में हुकूमत है, ये उस जमात से ताल्लुक़ रखता है। और जो हमास और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर हुआ था, उसमें कैदियों के तबादले में इन जो टॉप हाई प्रोफाइल कैदी थे उनकी रिहाई की बात की गई थी। तो आज की खबर छपी है द यरूशलेम पोस्ट में, जिसमें कहा गया है कि मरवान अल-बरगूसी के ख़ानदान ने ट्रंप हुकूमत से राब्ते किए हैं और ट्रंप ने कहा है कि मरवान अल-बरगूसी को रिहा करवाया जाएगा। 80% इम्कान है कि मरवान अल-बरगूसी रिहा हो जाएंगे। ये द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में लिखा गया है। ये भी कहा जा रहा है कि, और आपको याद होना चाहिए, चंद दिन पहले ट्रंप ने खुद ये कहा था कि मरवान अल-बरगूसी के बारे में मैं फैसला करूंगा और इसका नतीजा सामने आ जाएगा। अब इसराइल को बड़ा गुस्सा है कि फ़लस्तीनी कैदी जिनको वो दहशतगर्द मानता है उनको अमरीकी सदर क्यों रिहा करे। चुनाचे ये एक खबर देखें आप द टाइम्स ऑफ इसराइल में और पूरी सोशल मीडिया और अरब दुनिया के मीडिया में नशर हुई है कि इसराइल का जो मुतशद्दद सहयूनी वजीर है कौमी सलामती का, एतमार बिन गफीर जिसका नाम है, इसने एक जेल का दौरा किया। वहाँ जो फ़लस्तीनी कैदी थे उनको ऊंधे मुँह लिटाया और उनके हाथ बांधे हुए थे और वहाँ खड़े होकर उसने एक वीडियो बनाई, उनकी रिकॉर्डिंग की। और एतमार बिन गफीर कहता है कि देखो, हमने फ़लस्तीनी दहशतगर्दों के साथ ये सलूक किया है, अब सिर्फ एक काम बाकी है कि इन दहशतगर्दों को फौरी फांसियाँ दी जाएँ और इनका काम तमाम किया जाए ताकि कभी कोई फ़लस्तीन की तरफ से इसराइल पर हमले की कोशिश ना करे। यानी कैदियों के भी हुकूक होते हैं, लेकिन इसराइल का मुतशद्दद सहयूनी कौमी सलामती का वजीर एतमार बिन गफीर मुसलसल कैदियों को मारता है, हिरासा करता है
और उन्हें फांसियां देने का कानून इसराइली पार्लियामेंट से मंजूर करवाना चाहता है। याद रहे, बिन गफीर और जो समुद्रश है, दो वजीर मुतशद्दद, इन दोनों पर आयरलैंड ने और यूरोप के दीगर मुल्कों ने पाबंदियां भी लगा रखी हैं। भारत आज की एक और बड़ी खबर यह है कि फ़लस्तीन के अंदर जो इमारतें बची हुई हैं उनको तबाह किया जा रहा है। ये खान यूनस का शहर है गज़ा का, वहाँ पर एक इमारत नहीं कई इमारतों को इसराइल ने बम लगाकर उड़ा दिया है। जो इमारतें बची हुई हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, सबको तबाह किया जाएगा। येलो लाइन की तरफ यानी जिस इलाके में जिस आधे गज़ा पर इसराइली इलाकों का कब्जा है, वहाँ आधे गज़ा में जो जो इमारतें बची हैं उन सबको इसराइल तबाह कर रहा है। एक और खबर है इसराइल हायोम की, जिसके अंदर यह बात लिखी गई है कि इसराइली फौज को येलो लाइन पर मजबूती से कंट्रोल करना चाहिए और इस इलाके को नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर ये इलाका छोड़ दिया गया, आधा गज़ा बाकी का भी छोड़ दिया गया, तो फिर इसराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसराइल हायोम की इस रिपोर्ट में लिखा गया है। एक और बड़ी खबर यह है कि इसराइल की 3 डेड बॉडीज को मजीद रिहा कर दिया गया है, यानी जो 11 लाशें बची हुई थी उनकी गज़ा में, उनमें से 3 मजीद रिहा कर दी गई हैं, बाकी 8 रह गई हैं। लेकिन इसराइल फिर भी कहते हैं कि गज़ा में हमास सीज फायर की वायलेशन कर रहा है। एक बहुत बड़ी धमाकेदार खबर है कि नेतन्याहू का धड़न तख्ता होने जा रहा है, नेतन्याहू का इक़्तिदार खत्म होने जा रहा है। मेजॉरिटी इन दी अपोजिशन अपोजेस वी विल नॉट सिट विद नेतन्याहू, कि नेतन्याहू के साथ अक्सरियती सियासी अपोजिशन जमातों ने ऐलान किया है कि हम नहीं बैठेंगे, नेतन्याहू काबिल एतमाद भरोसा शख्स नहीं है। एक और खबर यह सामने आ रही है कि जो हालिया हरीदीम अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों ने पूरे इसराइल को जाम किया है, प्रोटेस्ट किया है, इसने नेतन्याहू के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है और नेतन्याहू अब अगला इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। बेन कैस्पत नामी एक इसराइल का मशहूर सहाफ़ी है जो नेतन्याहू पर तनकीद करने में मशहूर है। उसने कहा नेतन्याहू किसी भी शख्स के साथ कुर्सी की खातिर बैठ सकता है और वो किसी भी हद तक गिर सकता है। वो चाहे तो अरब मुसलमान जो पार्लियामेंट के अरकान होंगे कैनिसेट के, उनके साथ भी समझौते कर सकता है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का जवाल शुरू है। नेतन्याहू के खिलाफ अवामी सतह पर राय आमा हमवार है और इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां इसराइल में है, जिसमें नेतन्याहू आइंदा इलेक्शन नहीं जीत पाएगा और इक़्तिदार नहीं संभाल पाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।